राज्य में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है। एक वापस से प्रक्रिया शुरू करके मंत्रिमंडल बनाया गया है। काफ़ी समय से इसकी मांग उठ रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए। जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, उनमें आपसी तकरार भी पिछले कई समय से देखने को मिला। तो क्या किस तरह से ये संयमित मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है, क्या ये संयमित रह पाएगा, क्या दोनों संतोषजनक हैं इस बात को लेकर के, और आगे जो मंत्री हैं वो किस तरह से राजस्थान के विकास में भागीदारी अपनी निभाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर इस बीच बहस कार्यक्रम में आपके साथ में हूं अलीमुद्दीन। आप सभी को नमस्कार। और इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। राजेंद्र बोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र बोड़ा जी, सबसे पहले जो जरूरी प्रश्न है वो यही है कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो आपने ये कहा ना कि एक लंबे समय से इसका इंतज़ार था। जी सर। तो आवश्यकता तो इसलिए भी पड़ी कि इतने लंबे समय से नहीं हो पा रहा था जी। और करीब 1 साल भर हो गया है कि 1 साल से लग रहा था कि हमेशा मीडिया में ये अटकलें आती थी कि इस तारीख तक हो रहा है, अगले महीने हो रहा है, 7 दिन में हो रहा है, फिर कहने अभी टल गया। तो ये जो आम आदमी में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति थी कि यार क्या हो रहा है, तो इस पर पटाक्षेप हुआ जी। और आखिरकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन ही हुआ ये। जी, पुनर्गठन। और पुनर्गठन इस तरह हुआ कि मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले तो ये हुआ कि 3 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दिए। जी। इसके तो लोगों ने ये सोचा भाई 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए तो उनकी जगह पर कुछ लोगों को ले लेंगे और जो खाली जगह पड़ी है उनको भर लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक काम और किया कि अपने एक कैबिनेट की मीटिंग में सारे मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए। जी। इससे लोगों में एक उत्सुकता जगी कि सबसे जब इस्तीफे ले लिए तो फिर पूरा का पूरा इसको बदलाव किया जाएगा शायद। जी। पर जब अंततः जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो ये है कि हुआ यही है कि जो 3 लोग हटाए गए जी, उनका जगह भरी गई और उसके अलावा जो स्थान खाली थे, जिसमें कहते हैं ना राजस्थान में 30 तक मंत्री हो सकते हैं जी, उन सारी खाली स्थानों को उन्होंने भर लिया गया जी। और ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों होना था जी, ये दुनिया जानती है कि 1.5 साल पहले क्या हुआ जी। ये हुआ कि इस मुख्यमंत्री के साथ में एक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे सचिन पायलट जी। बिल्कुल। सचिन पायलट जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी रहे, तो उनका भी एक पद था। लेकिन उन्होंने ये शिकायत की थी कि साहब अशोक गहलोत साहब का जो काम करने का तरीका है जी, वो ठीक नहीं है जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अशोक गहलोत को हटाया जाए या वो किया जाए जी। तो इसको लेके ये माना गया कि वो उन्होंने जैसे अशोक गहलोत या सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है जी। बिल्कुल। और ऐसी स्थितियां यूँ बनी जी कि हमने पाया कि करीब 20-22 जनों को लेके उनके विधायक एक राजस्थान के बाहर एक रिजॉर्ट में चले गए। वो रिजॉर्ट में गए तो जो बाकी के बचे वो दूसरे रिजॉर्ट में गए। तो एक तरह से 2 ध्रुव बन गए। ये अपेरेंटली सामने जो नजर आया, हमें पता नहीं अंदर क्या था, लेकिन सामने ये नजर आया कि एक ग्रुप है सचिन पायलट साहब का और एक ग्रुप है अशोक गहलोत साहब का जी। और बार बार हमेशा यही आया कि सचिन पायलट के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो अशोक गहलोत को पार्टी के अंदर जी अगर कोई सरकार गिरा ना सके, नहीं जिनके नेतृत्व को परिवर्तन कर सके जी। हाँ, ये जरूर हुआ कि अशोक गहलोत साहब ने हमेशा इस चीज को इस तरह से रखा कि जैसे वो सरकार को गिराना चाहते हैं। उस वक्त यही लग रहा था, ऐसा लग रहा था और यही उन्होंने सारा उनकी स्ट्रेटेजी शायद ये थी जी। लेकिन सचिन पायलट ने इन पूरे साल में, जब तक ये मामला अब तो सुलझ गया है, तब तक उन्होंने कभी ये ऐसा संकेत नहीं दिया कि वो कोई पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जी। बिल्कुल। और वो कोई पार्टी की सरकार को गिराना चाहते हैं जी। लेकिन इस तरफ से हमेशा इस तरह का एक माहौल बनाया गया और ये ऐसा कहने की कोशिश की गई और इसको कई लोगों ने माना कि शायद सच है ऐसा जी। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसका अंत जो ये हुआ है वो अब अच्छा ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि अब जब ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया है जी, तो कल हमने देखा जी कि चीफ मिनिस्टर खुश थे जी। भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब खुश थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं अब सब ठीक हो गया है जी। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, ये बात तो सच है जी। तो उसको अगर आप बात कर रहे थे, जो असंतोष उभरा था सचिन पायलट में उस वक्त कि भाई अपने लोगों को भी चाह रहे थे कि कुछ जो मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने वो लेके मैं पूरे राजस्थान में उन्होंने खूब मेहनत की, चुनाव में जितवाया कांग्रेस पार्टी को, तो वो चाह रहे थे कि अपने लोग भी कुछ इसमें शामिल हों। तो वही विरोधाभास थे कि भाई वो नहीं हो पाया था, इसलिए असंतोष फैला। कौन किसके साथ है
जी। ये तो तब शुरू हुआ ना कि जब सचिन पायलट ये कहते हुए और सचिन पायलट को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया, तब जाकर ये हुआ कि ये कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग इनके साथ हैं। जी। जब तक ये झगड़ा नहीं हुआ तब तक तो सारे लोग एक साथ ही थे। बिल्कुल। ये हमको ये जानने सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हुआ क्या। हुआ ये कि सचिन पायलट को ने जब ये कहा कि अशोक गहलोत की काम करने की शैली ठीक नहीं है, तो उनको सीधा सीधा ये माना गया कि उन्होंने चुनौती दी है, और कुछ इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया कि ये कांग्रेस हाल कमान को चुनौती है, वो है। क्योंकि उनका कहना ये था कि भाई जो चुनाव में जीत हुई थी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया, उसकी जीत हुई थी। ये कोई खाली एक अशोक गहलोत साहब की जीत नहीं थी या सचिन पायलट साहब की जीत नहीं थी। लेकिन ये बात भी सच है कि सचिन पायलट साहब जो थे वो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे जब चुनाव हुआ। तो एक मन में स्वाभाविक होता है, राजनीति में ये होना कोई गलत भी नहीं है कि जो पार्टी का अध्यक्ष है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सारे कार्यकर्ताओं ने दम लगा के काम किया और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाए, वो बड़ी ठीक है। 2-4 सीटें कम रह गई, लेकिन उसका श्रेय तो सचिन पायलट अगर लेते हैं तो कोई बुरा भी नहीं था। लेकिन और उसके आधार पर अगर उनके मन में ये उत्कंठा रही या कहे महत्वाकांक्षा रही कि साहब मुझको ये पद मिलना चाहिए था और वो पद अशोक गहलोत साहब को मिल गया, तो एक मन में खटास होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो हुआ ना कि 2 ग्रुप बन जाना, ये ग्रुप तब बना जब पिछले साल की जो घटना है उसके बाद ये हुआ। तो पुनर्गठन से एक तरह से संतोष हो गया है ये। तो अगर ऐसा लगता है जी क्योंकि क्या होता है कि राजनीति एक जिक्सॉ पजल होती है। जिक्सॉ पजल क्या होता है कि एक तस्वीर है, उसको अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाता है और आपके साथ बिखेर दिया जाता है। आपको वो तस्वीर नहीं नजर आती, तो उसके खांचों को आप बराबर खांचों में बैठाएंगे सही तरीके से, तब वो तस्वीर बनती है। तो इसलिए जो सामने नजर आता है वो होता नहीं है। राजनीति में क्या होता है कि जो तस्वीर हमको दिख रही है शायद वो होती नहीं है, तस्वीर कुछ और होती है। तो आपको वो जिक्सॉ पजल को सॉल्व करना पड़ता है, तब आप जाके राजनीति की असली तस्वीर को देख पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति में कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या सच में वो वैसा है। बिल्कुल, जैसा हमने भी देखा। अभी मैंने आपसे कहा कि कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन जो भी कुछ भी हो रहा था, उसके पहले सचिन पायलट साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल ठीक हो गया, और ये उनका एक खाली एक पॉइंट पर कहा कि दलित लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिल गया। इस आधार पर हमारी सारी जीत खत्म हो गई है, और खुश थे वो, और मुख्यमंत्री तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं, जो निगाह रखते हैं राजनीति पर, इस जिक्सॉ पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि इसमें किसी की जीत नहीं हुई। अशोक गहलोत साहब को लगेगा कि साहब मैंने भी अपने जो अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, तो नेचुरल राजनीति में तो होता है ना, आपके साथ मुश्किल में आपके साथ कौन खड़े थे, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनका मदद करें। तो यही दायित्व सचिन पायलट साहब का भी था कि उस दौरान उनके साथ कौन लोग खड़े थे। तो वो इसमें सफल रहे कि जिन लोगों को अशोक गहलोत साहब ने अपनी कैबिनेट से निकाला था, उनको वापस लिया। और इन्होंने इस गवा कि सब जब ये पुनर्गठन हुआ तो मेरे लोग भी जो बाहर रह गए थे वो भी अंदर आ गए। तो ये तो राजनीति में हमेशा से होता है, पिछले 70 साल में किसी भी सरकार हो, वहाँ राजनीति में यही होता है कि एक जो नेतृत्व होता है उसके साथ जो लोग खड़े हैं, उनसे वो अपेक्षा करता है कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करें। लेकिन जी सर, बात करें जैसे 15 लोगों को शपथ दिलाई गई, इसमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री का दर्जा गया है। तो हम राजस्थान के परिवेश में अगर बात करते हैं क्षेत्र वाइज, तो विकास की दृष्टि से अगर देखें इस मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को, तो किस तरह देखते हैं आप? विकास की दृष्टि से अब तक का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा है राजस्थान में, वो पूरी जगहों पर वो अब बदल रहा है। अब तक ये रहा कि भाई सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व हो, सभी मोटे जो कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। तो अशोक गहलोत साहब ने एक बात कही है कि हमने सोशल इंजीनियरिंग किया है। हाँ सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार उन्होंने कहा कि हमने सोशल इंजीनियरिंग की है इसमें पुनर्गठन में, तो ये क्या है सर? ये भी पूछना चाह रहे हैं। ये अशोक गहलोत साहब के मुंह से ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है, ये करीब 10 साल बाद आई है। वो अपने पिछले कार्यकाल में हमेशा ये कहते रहते थे कि हर काम के पीछे इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग तो ये की गई है कि साहब कितने ओबीसी के हैं, कितने ट्राइबल हैं, कितने वो हैं, तो ये तो सब किया है, ये तो ध्यान रखा गया। लेकिन
ये ध्यान रखते हुए फिर अब लोग सवाल तो उठाएंगे ना, जब आप कर देते हैं तो फिर आपके जो आपने किया उस पर कुछ सवाल उठते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि साहब राजस्थान के सारे 15 जिले अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जी। तो आपने सोशल इंजीनियरिंग तो कर ली जी, लेकिन ये जो क्षेत्रीय हर क्षेत्र के लोगों को लगे कि यार हमारा भी कुछ इस सरकार में योगदान है, हमारे सरकार में भागीदारी है, जिसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो भागीदारी है, ये भागीदारी लगता है कि हर जिले में क्या होता है, एक छोटा सा जिला है या बड़ा जिला जैसा भी है तो उस जिले के लोगों को लगता है यार, क्योंकि आप जहाँ के लोग हैं उसके पास आप जा सकते हैं, अपने प्रतिनिधि के पास जा सकते हैं और आपको एक गर्व का महसूस होता है कि मेरा आदमी मंत्री बन गया। तो ये जो सेंस ऑफ गर्व है तो ये 15 जिलों में तो नहीं रहा जी। लेकिन उनको ये शायद लगा होगा कि नहीं, सोशल इंजीनियरिंग कर देने से ये बात ढक जाएगी, इसको हम भरपाई कर लेंगे, क्योंकि राजनीति में इसी तरह चीज़ें को देखा जाता है जी। तो मंत्रियों को जो है वो इस तरह से किया गया है कि वो विकास भी खुद के क्षेत्र का तो है, साथ में जो संबंधित जिले हैं उनका भी करें। ये तो हम मान के ही चलते हैं कि कोई भी मंत्री जो होता है वो कोई अपने क्षेत्र का नहीं होता, न अपनी कम्युनिटी का होता है। जब एक मंत्री बन जाता है तो पूरे राजस्थान का, उसको पूरे राजस्थान का इंटरेस्ट देखना पड़ता है। उसमें वो इलाके भी शामिल है जहाँ से शायद विपक्ष की पार्टी जीत के आई है। ऐसा तो नहीं होता। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम कहीं से भी जीत के आए, हमारे विपक्ष कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि क्योंकि ये क्षेत्र विपक्ष का है यहाँ पर विकास का काम नहीं होगा, सरकार का तो ये तो राजस्थान में भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा ये ख्याल रखा जाता है। और अशोक गहलोत की इन 2 सालों में भी हमने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई इस तरह का भेदभाव किया हो कि ये विपक्ष की जगह है तो यहाँ काम नहीं होगा। तो एक बड़ी नीति बनाने का काम होता है जी। और जो मंत्री है वो नीति निर्माता है जी। और वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? वो असेंबली के प्रति जवाबदेह होते हैं। और वो उस असेंबली में सारे लोग बैठे हैं जी, हाँ पक्ष वाले भी बैठे और ना पक्ष वाले बैठे हैं। तो जो सारे मंत्री होते हैं वो सब उनके प्रति जिम्मेवार होते हैं जी। तो उनके मन में ये तो होता है ना कुछ करें, और अगर ये नए लोग आए और कुछ कर पाएंगे तो अब ये देखेगी राजस्थान की जनता, ये इंतजार में होगी जी कि साहब ये क्या विकास के काम, नए काम कर पाएंगे, क्योंकि ये सरकार भी तो 2 साल में कुछ तो विकास के काम किए ही है ना इन्होंने। बिल्कुल जी। अब ये नया क्या करेंगे, नया क्या पुनर्गठन के अब क्या अब परिणाम देखने को ये इंतजार करेंगे लोग जी। सर विभाग के बंटवारे अभी तक नहीं हुए, ऑफिशियली कुछ चीज़ अभी तक आई नहीं है, तो इसकी देरी की वजह क्या है और क्या ऐसे क्या समीकरण बन रहे हैं कि आप किस तरह देखते हैं इसको कि क्या सोच रहे होंगे भी अशोक गहलोत जो है? इसमें मुख्यमंत्री मेरा ख्याल है यही सोचता है कि जिसको हम काम दे रहे हैं वो उस विभाग को कितना समझता है जी। क्योंकि अगर जो मंत्री है और उसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं हो उसकी जी, उसकी क्षमता क्या है, प्रशासनिक क्षमता क्या है जी। लेकिन जब सोशल इंजीनियरिंग आप करते हैं तो शायद प्रशासनिक क्षमता वगैरह को पीछे छोड़ देते हैं और ये मान के चला जाता है कि जब एक बार आप कुर्सी पर आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें कुर्सी सिखा देती है आपको, आप काम करने लगते हैं और अच्छा काम करने लगते हैं जी। लेकिन जिस तरह की जो छन छन के चीज़ें आ रही है, अभी तक तो आपने जैसा कहा, सही कहा कि अभी तक फॉर्मल घोषणा नहीं हुई है जी। लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है कि जैसे अब जो बड़े चीज़ है जी, जैसे डोटासरा साहब के पास जो शिक्षा था, ऐसा एक कयास है कि भाई महेश जोशी साहब को वो मिल जाएगा जी, हेमाराम जी को राजस्व मिल जाएगा। तो पर ये तो ये जब तक कि फाइनल ना हो जाए हम किस तरह का कयास क्यों लगाएं। बिल्कुल। पर एक चीज़ है कि जिसको भी जो काम मिलेगा वो अब क्योंकि 2 साल हैं और ये 2 साल कम नहीं होते जी, कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे काम करने का समय नहीं मिला जी। इसलिए जिनको भी काम सौंपा गया है और जनता को अब हम लोग एज ए जनता मैं कह रहा हूँ कि उन पर ये भरोसा है कि 2 साल आपके पास है, अब आप कुछ करके दिखाइए। अब हम देखेंगे कि वो क्या करके दिखा पाते हैं। सर एक चीज़ और है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्होंने खुद के पास है, गृह भी उन्हीं के पास है, तो आप कोई संभावना देखते हैं इस तरह की कि वो किसी को देंगे या अपने पास ही रखेंगे वो वापस? ऐसी मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आती जी। फाइनेंस और होम जी, ये दोनों उनके पास है और उनके पास ही रहेंगे जी। और ये हमने पहले भी देखा है, पिछली सरकारों में भी, बीजेपी सरकार में भी वसुंधरा राजे के पास ही आमतौर पर इस तरह के रहे हैं जी। वो जमाने गए जब चीफ मिनिस्टर बड़े ये बड़े विभाग माने जाते हैं कि जो किसी दूसरे को संभला दिए जाते थे जी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काम कौन करता है जी। मंत्रिमंडल का काम होता है एक विचार देना, एक आइडिया देना, एक नीति बनाना और एक प्रोग्राम बनाना, कार्यक्रम बनाना, और फिर वो कार्यक्रम लागू करते हैं ब्यूरोक्रेसी वाले करते हैं। विधायिका बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। दूसरा संविधान में चीज़ आती है कार्यपालिका जी, और तीसरी न्यायपालिका, 3 ही चीज़ें हैं ना। तो विधायिका हो गई, विधायिका नीति बनाती है, प्रोग्राम देती है और वो
इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है? कार्यपालिका। तो काम तो वो करेंगे। अब हमको ये देखना है कि जो नए मंत्री हैं वो उस कार्यपालिका से कैसे काम ले पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण असली चीज़ ये है, यहाँ पर इनकी कुव्वत का पता चलेगा। बिल्कुल। और अभी हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो बहुत बड़ा है। आज ही बहुत बड़ा कार्यालय है कि उसमें करीब 20 से अधिक अफसर लगे हुए हैं और हर अफसर के पास विभाग बटे हुए हैं जो बराबर ध्यान रखते हैं, वो करते हैं। तो ये मान के चले भाई मुख्यमंत्री के पास इतना समय ना हो तो, लेकिन इतने सारे लोग काम करने वाले हैं तो कुछ अच्छा ही होता होगा। सर एक चीज़ और इस बार बिल्कुल नई आई है और वो है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने सलाहकार नियुक्त किए हैं कुछ। तो सर किस तरह देखते हैं इसे? ये बड़ा आश्चर्यजनक हुआ, ये पहली बार हुआ है ऐसा। जी, पहली बार हुआ ऐसा। आमतौर पर संसदीय सचिव बना लेते हैं जी, लेकिन इन्होंने उनको सलाहकार बनाया जी। सलाहकार का बड़ा ओहदा होता है जी। सलाहकार का मतलब संसदीय सचिव तो उस मंत्री के नीचे काम करने वाला सेक्रेटरी की तरह हो गया जी। ये तो मुख्यमंत्री के बराबर के कद के लोग हो गए और मुख्यमंत्री ने उनको ये ओहदा दिया जी। तो ये जो सलाहकार होंगे इनको हम क्या कहेंगे? मैं ये सोच रहा था क्योंकि 2 सलाहकार पहले से हैं जी, डॉक्टर गोविंद शर्मा और पानगढ़िया क्या एक और है कोई जी। पर वो दोनों दूसरे काम देखते हैं जी। तो ये पहली बार ये जो 6 नए सलाहकार लिए गए ये राजनीतिक सलाहकार, ये पॉलिटिकल एडवाइजर हो गए। तो पॉलिटिकल एडवाइजर की तो बहुत बड़ी चीज़ हुई जी। लेकिन अब देखना ये है कि ये पॉलिटिकल एडवाइजर किस तरह से अपने आप को बिहेव करते हैं। क्या होता है कि जब आप एक बड़ा चीज़ पाते हैं तो कई महीनों में तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एडवाइजर्स मंत्री से बड़े हो सकते हैं क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ आपका रोजाना, आप जो कहते हैं चीफ मिनिस्टर आपकी सुनता है जी। मंत्री को तो टाइम लेके आना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ये भी यही पूछना चाहूँ कि इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर सलाहकार हैं तो इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? तो मेरे को जो आमतौर पर जो दिमाग में समझ में आता है, सलाहकार का मतलब मुख्यमंत्री से पूछेगा यार क्या करें, ऐसा करें, क्या नहीं करें, तो उनके साथ लगातार टच में रहेगा जी। और ये तो अच्छी बात है, अगर मुख्यमंत्री 6 लोगों की लगा तो उनका ओहदा बढ़ जाता है, उनकी हैसियत बढ़ती है। तो उनकी हैसियत तो दे दी उन्होंने उनको जी। अब सवाल ये है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ दे दिए, आपने बहुत अच्छी नीतियाँ भी बना दी, अब उसको लागू कौन करेगा जी। हमने ये पाया है कि पिछले अगर आप 2-4 महीनों की किसी भी अखबार की फाइल उठा के देख लें जी। तो हर हफ्ते तबादलों की एक लिस्ट निकलती है जी। वो IAS हो, RAS हो जी। ये क्या है जी? तो मुझे लगता है अब सलाहकार शायद उनको ये सलाह देंगे या ना देंगे, हमें पता नहीं, कि साहब ये जो बार बार हम कार्यपालिका में पत्तों को फेरते हैं उस तरह जो हम कर रहे हैं उससे क्या प्रशासन अच्छा चलता है? क्योंकि कभी प्रशासन शहरों में जाता है, कभी प्रशासन गाँव में जाता है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि ये प्रशासन मेरा है, मेरे लिए है जी। विकास के आप कितना ही काम कर दें, लोगों को ये नहीं लगे कि ये प्रशासन मेरा है। ये जब किसी भी सरकारी ऑफिस में कितने लोग जा पाते हैं? हर एक का कोई काम भी नहीं पड़ता, रोजाना किसी का काम नहीं पड़ता। हार्डली 5-6% लोग होंगे जिनका सरकार से सीधा काम पड़ता होगा, लेकिन आम आदमी का क्या काम पड़ सकता है? कभी बिजली के लिए चला गया, बिल जमा करने चला गया, पानी के लिए चला गया, या नगर निगम में चला गया, ये छोटे मोटे काम के लिए जाता है, या अस्पताल में चला गया, सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रशासन, जब सरकार में बेचैनी होती है ना, ये जो पूरा 1 साल गुजरा वो बेचैनी में गुजरा, हमें पता नहीं था कि ये क्या होगा जी। कभी हमको लग रहा था, मीडिया से ही लगता था कि भाई सचिन पायलट का पलड़ा ऊंचा भारी हो गया, कभी लगा इसका पलड़ा भारी हुआ, अब दोनों बराबर आ गए क्योंकि सर नंबर्स भी तो इतने ही थे उनके पास कि वो चांस नहीं था जी। तो ये जब होता तो उसका असर प्रशासन पर पड़ता है, कामकाज पर पड़ता है जी। वहाँ शिथिलता आ जाती है। इसको हम कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मानेगा नहीं, लेकिन जो भी फील्ड में है उसको लगता है कि जब भी सरकार कमजोर या सरकार बेचैनी में होती है तब नीचे काम करने हो जाता है, थोड़ा कामकाज ही प्रभावित होगा, तो फिर विकास तो होगा ही, चीजें हो नहीं पाई। जैसे हमने कहा ना, पट्टा में रोजाना खबरें आती है कि पट्टा नहीं मिल रहा, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ये क्या हो रहा है जी। ऐसा क्यों हुआ? प्रशासन को जब आप सरकार ने एक कार्यक्रम आपको दे दिया तो सारे कार्यपालिका को उसमें लग जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लग रही है जी। और फिर मुख्यमंत्री को ये भी लगा, जैसे थोड़े दिन पहले हमने देखा जी, उन्होंने लोगों से पूछा भाई बताओ जी कि कोई पैसा देना पड़ता है क्या? उन्होंने हाँ करी। उन्होंने मजाक में पूछा था, लेकिन लोगों ने भी जवाब दिया जी। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? एक मुख्यमंत्री पूछे और इस तरह मजाक में लोग जवाब दें, ऐसा तो नहीं मान के चलता मैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री सीरियस होंगे जी।
तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जब सरकार में बेचैनी होती है, सरकार में उठक पटक चलती रहती है, तो उसका असर प्रशासन पर पड़ता है, और वो प्रशासन पर असर विकास पर पड़ता है, विकास के काम पर पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट जो दिवाली पर पूरा हो जाना चाहिए था नहीं हो पाता, क्योंकि कौन देखेगा, क्योंकि वो देखने वाला शिथिल हो गया। गवर्नेंस क्या होती है, निगाह रखने वाली होती है, और लगातार आप घोड़े पर आप बैठे तो ऐसा थोड़ी घोड़ा नीचे बैठ जाएगा और पानी पीने लगेगा, आपको घोड़ा चलाना है। तो अब देखते हैं नए लोगों को आपने लिया है। सर, पुनर्गठन या विस्तार मंत्रिमंडल का कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं असंतोष तो पैदा लाजमी है, होता ही होता है। इस बार भी देखने में आ रहा है कि कुछ विधायकों के पत्र वायरल भी हो रहे हैं कि भाई उनमें असंतोष है और वो कुछ, तो किस तरह देखते हैं सर इसे? हाँ, जैसे एक एमएलए ने ये कहा है कि साहब हमें बताया जाए कि ये क्या काबिलियत होती है जिसके लिए मंत्री बने। मैं तो 6 बार से एमएलए हूँ, मुझे तो आपने मंत्री नहीं बनाया, और जो मेरे से छोटा, अभी जो मेरे से कम संख्या में आया है या कम बार जीत के आया वो बन गया है। ये क्या है? तो ये कहीं न कहीं मन की बात तो निकली है ना, लेकिन इसका जवाब उधर से भी आया जी। आज ही एक जने का आया है कि जो सलाहकार बनाया गया एक, उनका ये कहना है कि साहब सचिन पायलट साहब क्या होते हैं जी। तो मुख्यमंत्री का सलाहकार ये बोले या ये मर्यादा उसने भंग की है जी। ये पहली मर्यादा भंग हो गई है कि एक सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति पर करे जिसके बारे में मुख्यमंत्री भी अब कुछ नहीं बोल रहा है जी। बिल्कुल। तो इसलिए ये सारा हो जाने से सब ठीक हो गया है। ये जो घटनाएं हैं ये बताती है कि ठीक तो नहीं हुआ, क्योंकि असली चीज़ तो रह गई है ना। असली चीज़ क्या थी जी? आपने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जी, कैबिनेट से हटाया, आपने उसको पीसीसी चीफ से हटाया जी, और आपने कहा ये निकम्मा है जी। मुख्यमंत्री के शब्द नहीं कह दिए थे जी, ये निकम्मा है। बिल्कुल। आपने जो कहा जी, ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो कभी आदमी भूलता नहीं है जी। कहीं न कहीं मन में खांस रह जाती है। आज भले ही सचिन पायलट ने कितनी खुशी से इजहार किया हो कि सब ठीक हो गया है, ऐसा ठीक हुआ नहीं। पर अब लोग इंतजार करेंगे भाई सचिन पायलट का क्या होता है। भाई अशोक गहलोत का तो हो गया कि भाई आपकी सरकार बच गई और अब आप 2 साल चलाएंगे, ये तो बात साफ हो गई। पर अभी तो एक चीज़ बची हुई है ना, वो जो दूसरा पक्ष था जी, जो ये कह रहा था कि भाई हम भी तो है ना जिसके कारण से कांग्रेस जीत के आई थी जी, उसका क्या होगा जी। तो जब तक वो फाइनल नहीं होता जी, तब तो ऊपर से हम तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, गले लगाएंगे जी, उससे तो बात बनेगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी आसानी से निपट जाएगी। और अगर हम कोई ये मान के चलता है कि साहब ये और अब तो निपट गया, 2 साल बहुत अच्छे चलेंगे, तो बहुत भोला है अगर ऐसा सोचता है तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राजस्थानी परिवेश में जो वर्ड यूज़ किया आपने बहुत भोला है। एक सर चीज़ आती है जो, क्योंकि कांग्रेस में अभी तो चलिए जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का था वो हो गया और संयमित चीज़ इनकी हो गई। सर इसको आगामी जो विधानसभा, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी है सरकार का, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, आगे कितना फ़ायदा होने वाला कांग्रेस को? अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं जी। क्योंकि चुनाव में क्या होता है वो तो पहले 6 महीने में भी नहीं पता होता, एंड टाइम पर क्या हो जाए जी। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव की मतदान होने से पहले 2 दिन पहले क्या हो जाए उसका असर हो जाता है जी। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो 2 साल तो बहुत हैं जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि विपक्ष से भी कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि उनको भी मालूम है चुनाव अभी है नहीं जी। जब तक चुनाव होगा तब देखा जाएगा। सर एक बीजेपी की बात करें, भाजपा की, तो कांग्रेस की अगर बात, तो कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि उनकी कोई अंदरूनी कलह होती है तो वो ठीक रहा भाजपा पे फोड़ देती है। क्या कहेंगे सर इस मामले में? ये बात तो सच है जी, और वो भी आनंद लेते हैं इसका क्योंकि अगर कोई ये कहे भाई देखिए ये तो बात साफ है कि बीजेपी इस समय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, होती तो कब की अशोक गहलोत को हटा देती, वो तो है नहीं। लेकिन अगर गाए बगाए अगर इस तरह की बातें खुद उन्हीं के मुंह से आती है कि साहब ये बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है, तो वो सोचते हैं ठीक है हम नहीं कर रहे हैं तो भी अगर ऐसा हमारी छवि बनी रहे तो अच्छी बात है। तो वो इसको इस तरह लेती है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कुछ है कि वो इस सरकार को अभी मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि उनको मुश्किल में डालने की जरूरत ही नहीं। सरकार के खुद ही लोग जो कर रहे हैं उसमें उनको क्या करना है जी। लेकिन उनको भी अपना घर तो ठीक करना है जी जी। इतना ठीक उनका भी घर नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनका भी घर ठीक नहीं है। सर एक लास्ट आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे इस पुनर्गठन को लेकर के, किस तरह देखते हैं ओवरऑल राजस्थान के विकास को लेकर के? अगर किसी को ये लगता है कि इस पुनर्गठन से राजस्थान में विकास की गंगा बह जाएगी जी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता जी। क्योंकि ये विकास की गंगा तो बहती हुई हमको पिछले 2 साल में तो नहीं लगी
इस सारे प्रकरण के पहले भी नहीं लगी जी। क्योंकि जो शिथिलता है प्रशासन की वो नजर आती है, वो शिथिलता में उत्साह नजर नहीं आता जी। मंत्री बनेंगे, मंत्री को उत्साह हो सकता है, लेकिन वो जो आपका काम नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सारा तंत्र है सरकार चलाने का, उसमें तो उत्साह नहीं है जी। वो क्यों नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है जी। जब तक उसमें उत्साह नहीं होगा। और अगर ये नए लोग आकर के उसमें उत्साह का संचार कर सकें जी। पर वो उत्साह का संचार खाली आप पत्ते फेंकने की तरह आप लोगों को बदलेंगे। अभी एक अखबार में ही खबर थी जी। कि राजस्थान के जितने भी जिलाधीश हैं वो 3-3, 4-4 बार बदले जा चुके हैं। जी जी। सिर्फ एक कलेक्टर ऐसा है जो अब तक नहीं बदला गया पिछले 3 सालों में, और वो है सीपी जोशी साहब के इलाके का। जी। बाकी तो सब बदले गए, कोई 2 बार बदला गया, कोई 3 बार बदला गया, 4 बार भी बदले गए। जी। तो ये जब बदलाव होता रहता है तो आदमी कब काम करे, आदमी आएगा काम करने लगेगा, आप कहें तुम हटो यहाँ से। जी। तो सर, सरकार का जो मंत्रिमंडल जो नया पुनर्गठन हुआ है वो आपसी सामंजस्य और तालमेल और अपने प्रशासन के सहयोग से जनता को विकास की राह पर ले जा सकते हैं, ये आपका कहना है? बिल्कुल ले जा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विकास की गंगा तभी बहेगी जब मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हुआ है वो आपसी तालमेल के साथ जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें और जनता के मुद्दों पर अपना काम करें और जनता के लिए भलाई के लिए काम करें। तो इस बीच बहस कार्यक्रम में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।